हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मेरा नाम है आकाश और आज हम अपने डेटा साइंस की प्लेलिस्ट में पाइथन में रेंज और फॉर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन चीज़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं और फिर देखते हैं कि पाइथन में इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज काम क्या करता है? रेंज रिटर्न करता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मतलब जैसे समझ लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिएगा इस सीक्वेंस का स्टार्ट क्या है? इस सीक्वेंस का स्टार्ट है 1। इस सीक्वेंस का एंड क्या है? एंड है 5। और इस सीक्वेंस में हर वैल्यू के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। उसी तरह अगर मैं एक और अगर ऐसा सीक्वेंस बनाऊं, समझ लीजिए 1 5 9 13 17। तो गौर से इसे देखिएगा, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1, एंड है 17। और हर नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है? तो 4 है। इस 4 को या इस 1 को हम लोग बोलते हैं स्टेप साइज। कि मतलब हर दो एलिमेंट के बीच में, हर दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है जो क्या है? 4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप साइज बोलते हैं। तो इस तरीके का सीक्वेंस को जनरेट करने में काम आता है रेंज पाइथन में। तो देखते हैं कि रेंज को हम लोग काम कैसे करवा सकते हैं। जैसे रेंज जो है वो 3 वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, पहला वैल्यू क्या है? स्टार्ट। जैसे अगर मैं एक काउंटर पार्ट एग्जाम्पल लूं, 1 5 9 13 17 जो हम लोगों ने ऊपर में लिया था। ठीक है, तो यहां पे आप देखिएगा 1 क्या है? इसका स्टार्ट पॉइंट है, तो ये स्टार्ट जाएगा यहाँ पे जाएगा एंड। मतलब फाइनल वैल्यू क्या होगा इस सीक्वेंस का, या ये सीक्वेंस कहां तक जा सकता है। ठीक है, और एंड ये क्या होगा? स्टेप साइज। स्टेप साइज क्या है इस केस में? 4 है, तो यहां पे हम लोग देते हैं स्टेप्स। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स है, जैसे कि जो एंड है वो एक मैंडेटरी पैरामीटर है। मतलब जब भी आप रेंज का यूज करेंगे तो आपको एंड देना ही पड़ेगा। तो इसमें जो एंड है वो क्या होता है? मैंडेटरी होता है। मतलब जब भी आप रेंज का यूज करेंगे तो आपको एंड का वैल्यू देना ही पड़ेगा। और स्टार्ट और स्टेप जो है ये दोनों क्या है? ये दोनों है नॉन मैंडेटरी या ऑप्शनल, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तो कैसे करके लिखेंगे? तो अगर समझ लीजिए आपने लिखा रेंज 10 बस और कुछ नहीं, तो ये रेंज फंक्शन क्या करेगा कि इस 10 को क्या मानेगा? वो एंड वैल्यू। ठीक है, और जो सीक्वेंस ये बनाएगा उसमें स्टार्ट का वैल्यू बाय डिफॉल्ट ये लेगा 0 और स्टेप्स का वैल्यू बाय डिफॉल्ट ये लेगा 1। तो जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बोलेंगे कि एंड तो 10 था, तो ये 9 तक ही क्यों गया? क्योंकि जो एंड वैल्यू होता है ना वो होता है एक्सक्लूसिव। क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है। मतलब स्टार्ट तो ठीक है इंक्लूसिव है, ये होता है इंक्लूसिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप स्टार्ट का वैल्यू पास कराते हैं, जैसे इस केस में मैं 1 पास करा अगर कराऊं तो 1 को वो कंसिडर करेगा इन द सीक्वेंस, लेकिन एंड के वैल्यू को वो कंसिडर नहीं करेगा, बल्कि जो जस्ट उसके नीचे का वैल्यू होगा, मतलब उससे लेसर जो वैल्यू होगा उसको वो कंसिडर करेगा एज एंड। जैसे यहाँ पे 9 जो है वो जस्ट 10 के इमीजिएट लेस वैल्यू है। 10 के कम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू क्या आता है? 9 आता है, तो इसलिए 9 तक ही ये जा रहा है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से, क्योंकि मैंने स्टार्ट यहाँ पे दिया ही नहीं है, वैल्यू पास ही नहीं किया है, तो ये बाय डिफॉल्ट उसको 0 लेगा और स्टेप्स को बाय डिफॉल्ट 1 लेगा। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आया।
अब एक केस क्या हो सकता है कि मैं रेंज में स्टार्ट पास कर रहा हूं और एंड पास कर रहा हूं, स्टेप्स नहीं पास कर रहा हूं। तो ये क्या करेगा, जो स्टार्ट वैल्यू होगा उसको तो 3 लेगा ही, एंड को लेगा वो 10, मतलब 3 से लेके 10 तक के सारे वैल्यूज को वो इस सीक्वेंस में जनरेट करेगा। लेकिन स्टेप्स का वैल्यू क्या होगा इस केस में, तो अगर मैं स्टेप वैल्यू पास नहीं कर रहा हूं तो स्टेप का वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे स्टार्ट का वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर पास करा दिया तो जो पास कराऊंगा वो वैल्यू वो ले लेगा, और जो एंड का वैल्यू है मुझे हमेशा पास कराना ही पड़ेगा, वो एक मैंडेटरी वैल्यू है। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 3 से, स्टेप क्या है 1, तो नेक्स्ट वेरिएबल नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या होगा, 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 तक जाएगा। क्योंकि क्योंकि मैंने एंड 10 दिया है तो वह 10 तक नहीं जाएगा, बल्कि उसका जो इमीडिएट लेसर वैल्यू होगा वहां तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं तीनों वैल्यू पास करा देता हूं, 3, 20, 4, तो स्टार्ट क्या है, 3 है, एंड क्या है, 20 है, और स्टेप साइज क्या है, 4 है। मतलब 3 से लेके क्या ये 20 तक जाएगा, नहीं, ये 19 तक जाएगा, क्योंकि 20 के इमीडिएट लेसर वैल्यू क्या होता है, 19 होता है। मतलब सीक्वेंस में 19 जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन 20 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब वो करेगा या नहीं करेगा सीक्वेंस में एग्जिस्ट, वो बात की बात है। जैसे अगर मैं सीक्वेंस लिखूं जो ये रेंज फंक्शन जनरेट करेगा, तो स्टार्ट वैल्यू होगा 3, ठीक है, चलिए 3 प्लस क्या होगा, 4, 7, 11, 15, 19। तो देखिए 19 के बाद वैल्यू क्या आता, 23 आता, लेकिन 23 क्या है, 20 से ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हो गए रेंज के 3 वेरिएशंस, और इसे मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप, तो अगर आपका पाइथन पहला लैंग्वेज नहीं है, आपने पहले कभी कोई और लैंग्वेज जैसे कि C++ या जावा पढ़ा होगा, तो उन सब में भी एक फॉर लूप होता है। ठीक है, तो पाइथन का जो फॉर लूप है और जावा और C++ का जो फॉर लूप है, ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपने अगर जावा में आइटरेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, आइटरेटर्स क्या करते हैं कि अगर एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है तो उसके सारे वैल्यूज को आइटरेट करने में हेल्प करते हैं। तो पाइथन में जो फॉर लूप है ना, वो जावा के आइटरेटर के साथ कंपेरेबल है, ना कि फॉर लूप से। ठीक है, ये हो गया बेसिक इस चीज का। अब इसका सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से लिखते हैं, मैंने आपको बोला कि आइटरेबल से कनेक्टेड है। अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो आपको चीजें बहुत ही सिंपल लगेंगी, लेकिन अगर आपने जावा नहीं पढ़ा है, अगर पाइथन आपका फर्स्ट लैंग्वेज है, तो वो किस तरीके से काम करता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा रेंज है वो क्या रिटर्न करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। और फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप का जो कंसेप्ट है वो आया ही है फॉर आइटरेटिंग सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस जो है वो आपका नंबर्स का भी हो सकता है, ये एक लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, या स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ा नहीं है, और तो इसलिए मैं इस पर डीप में नहीं जाऊंगा। जब हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इन सब में फॉर लूप यूज़ किया जाता है। अभी फिलहाल जो सीक्वेंस हम लोग जनरेट करने वाले हैं फॉर लूप के द्वारा आइटरेट करने के लिए, वो हम जनरेट करेंगे रेंज फंक्शन के द्वारा, क्योंकि ये भी क्या जनरेट करता है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करता है। तो फॉर एक्स इन रेंज 10, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये जो रेंज मैंने लिखा, रेंज फंक्शन, ये क्या सीक्वेंस बनाएगा। मैंने एंड वैल्यू दिया है, स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया है, स्टेप वैल्यू नहीं दिया है। मतलब स्टार्ट जो होगा वो 0 होगा और स्टेप जो होगा वो 1 होगा। तो इससे के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस बनेगा वो होगा 0, 1, 2 अप टू 9। ठीक है, तो x जो होगा वो बारी बारी से ये सीक्वेंस में जितने नंबर्स हैं उन सबका वैल्यू अज्यूम करेगा, और इसके अंदर के कोड ब्लॉक में हम x के उस वैल्यू को लेके
काम कर पाएंगे। जैसे देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आपको प्रिंट कराना है, जस्ट आपको प्रिंट कराना है x। तो क्योंकि फॉर लूप में जितनी बार ये फॉर लूप चलेगा, हर बार पहली बार में x का वैल्यू 0 होगा तो 0 प्रिंट होगा, दूसरी बार में x का वैल्यू 1 होगा तो 1 प्रिंट होगा, तीसरी बार में x का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि इस सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स है बारी बारी से x उन सबका वैल्यू अज्यूम करेगा और अंदर का लॉजिक परफॉर्म करेगा। और ये फॉर लूप खत्म कब होगा? जब इस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के सारे वैल्यूज एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब x जो है वो सारे वैल्यूज को एक एक बार अज्यूम कर चुका होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और इन सब चीजों को कि रेंज फंक्शन और फॉर लूप किस तरीके से काम करता है, इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करके देखते हैं पाइथन में कैसे होता है। तो देखिए आ गए हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में और यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं रेंज एंड फॉर लूप। तो देखिए रेंज फंक्शन को अगर हम प्रिंट करा के देखते हैं, समझ लीजिए रेंज हम लिखते हैं रेंज 10। तो देखिए एक रेंज टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें 0 से लेकर 10 तक की वैल्यूज होंगी। अब इसे मुझे और कॉन्क्रीट तरीके से देखने के लिए कि रेंज कौन सा सीक्वेंस में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं अगर लिखता हूं फॉर एक्स इन रेंज 10, तो क्या होगा कि जो x है, जो x वेरिएबल है, रेंज 10 जो सीक्वेंस रिटर्न करेगा उस सीक्वेंस के हर नंबर की वैल्यू को बारी बारी से अज्यूम करेगा और अंदर का जो कोड ब्लॉक है उसमें इंप्लीमेंट करेगा। जैसे प्रिंट x, तो देखिए क्या आता है वैल्यूज। तो आप देखिएगा 0 से लेके 9 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। क्यों? क्योंकि रेंज जो है वो एक तरीके का सीक्वेंस जनरेट किया जिसमें 0 से लेके 9 तक रहेगा, क्योंकि एंड जो है वो एक्सक्लूसिव है, उसका वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करते, उसके ठीक इमीडिएट लेसर वैल्यू को हम लोग फाइनल वैल्यू मानते हैं। और फिर x जो है 0 से लेके 9 तक के सारे वैल्यूज को एक एक बार अज्यूम करेगा और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बस प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज क्लियर है। अब इसका दूसरा वेरिएंट देखते हैं कि फॉर x इन रेंज स्टार्ट मैं देता हूं, समझ लीजिए। अच्छा यहां पे मैं आपको बता दूं कि इस केस में मैंने थ्योरी में आपको बताया ही था, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि स्टार्ट जो है इस केस में होगा 0 और जो आपका स्टेप होगा वो होगा 1 बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि मैंने रेंज में स्टार्ट और स्टेप की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है। अब समझ लीजिए मैंने स्टार्ट दिया मैंने 5 और एंड दिया मैंने 13। तो इस केस में स्टेप्स का वैल्यू क्या होगा? स्टेप का वैल्यू मैंने नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता चाहिए वो वैल्यू ले लेगा, मतलब 1 लेगा। चलिए बढ़िया है। तो अब आप सोचिए, वीडियो पॉज करके ये सोचिए कि ये जो रेंज फंक्शन है ये इस केस में क्या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो स्टार्ट वैल्यू क्या है? 5 है, तो 5 तो वो लेगा ही, चलिए ले लिया। उसके बाद स्टेप्स क्या है? 1 है, क्योंकि मैंने स्टेप का वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो 1 लेगा। तो 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। 13 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो एंड है, वो एक्सक्लूसिव होता है रेंज में, तो वो नहीं आएगा। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो आप देखिएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं आया। अब इसका तीसरा वेरिएंट क्या है कि मैं तीनों वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूं। फॉर एक्स इन रेंज, समझ लीजिए मैंने लिया, इसी को ले लेते हैं 5 या 4, 20, 3। तो अब इसमें सारी चीजें ही मैंने पास कर दी है, तो कोई भी चीज का एक डिफॉल्ट वैल्यू लेने का कोई मतलब नहीं है। स्टार्ट का वैल्यू है 4, एंड का वैल्यू है 20 और स्टेप्स का वैल्यू है 3। तो अब आप सोचिए कि इसमें क्या जनरेट होगा सीक्वेंस। पहला वैल्यू तो 4 ही होगा, फिर 7 होगा, फिर 10 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा और फिर 20 होगा या नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंट एक्स, तो देखिए 4
हाँ सॉरी, यहाँ से 17 16 होगा और यहाँ 19 होगा। ठीक है, तो 19 तक की वैल्यूज आती हैं। तो आप देख रहे हैं कि 4 से स्टार्ट हुआ और 19 तक गया, और इसके बाद का वैल्यू क्या होना चाहिए था? इसके बाद का वैल्यू 22 होना चाहिए था, लेकिन 22 आएगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोगों ने जो एंड वैल्यू लिया है वो 20 तक लिया है, तो 20 ही नहीं आएगा, तो 22 आने का तो सवाल ही नहीं है। समझ लीजिए, मान लीजिए कि मैं इसे 4 कर देता हूं, तो आपका सीक्वेंस क्या बनेगा? देखिएगा, 4 तो बनेगा 8 12 16 और फिर 20। मेरा एंड क्या है? 20। और मैंने आपको बताया कि जो एंड वैल्यू होता है रेंज में वो एक्सक्लूसिव होता है, तो मेरे ख्याल से तो 20 प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 जो है वो एंड के इक्वल है, ना कि एंड से छोटा है। ठीक है, तो देखिए 16 तक प्रिंट हुआ, जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था वो यहाँ पे प्रूव हो गया एक तरीके से। तो एक और हम लोग इसमें एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एक्स इन रेंज 10, 1, -1। तो अब ये चीज किस तरीके से काम करेगा? आप देख सकते हैं कि सिंटेक्स के हिसाब से आपका स्टार्ट क्या है? 10 है, एंड क्या है? 1 है, और स्टेप क्या है? -1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक बार काम कैसे करता है ये चीज? आपको जब भी नेक्स्ट नंबर निकालना रहता है तो आप क्या कर रहे थे? इस केस में नंबर प्लस स्टेप्स कर रहे थे। ठीक है, अब आपका यहाँ पे पहला नंबर क्या है? 10 है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपका दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? आपका दूसरा नंबर होना चाहिए 10 प्लस स्टेप्स। स्टेप्स क्या है? -1 है, तो ये क्या आएगा? 9 आएगा। तो 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2। अब देखिए, यहां पे भी वही रूल लागू होता है कि मेरा जो एंड वैल्यू है 1 है, वो एक्सक्लूसिव है। मतलब 1 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, हम लोग 1 के ठीक इमीडिएट ग्रेटर वैल्यू को लेंगे, क्योंकि यहां पे हम लोग उल्टा चल रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। तो प्रिंट करते हैं x। तो देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2। बहुत अच्छा बात है, मतलब यहाँ पे मैं स्टेप्स में नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता हूं। एक और यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर आपका जो स्टेप वैल्यू है, वो इतना है कि आपके एंड को एक्सीड कर जाता है। मतलब गौर से आप देखिएगा कि रेंज में स्टार्ट क्या है? 1 है, बहुत बढ़िया बात है। एंड क्या है? 3 है। मतलब ये वैल्यू कहां तक एज्यूम कर सकता है? 3 तक नहीं, जस्ट उसके इमीडिएट लेसर वैल्यू को एज्यूम कर सकता है, मतलब 2 को एज्यूम कर सकता है। तो 1 के बाद 2 आ सकता है, लेकिन क्या 2 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्टेप क्या है? 4 है। मतलब अगर 1 हम लेते हैं पहला वैल्यू, तो नेक्स्ट वैल्यू हम 5 ले सकते हैं, क्योंकि 1 + 4 5 होता है, लेकिन 5 जो है वो एक्सीड कर जाता है मेरे फॉर लूप के लिमिट को। तो इसीलिए ये जो रेंज बनाएगा, ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर बनाएगा, उसमें सिर्फ एक नंबर होगा 1। देखते हैं इसको, तो देखिए 1 प्रिंट हो रहा है और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पे देखा कि फॉर लूप में रेंज का कौन कौन सा वेरिएशन हम लोग यूज कर सकते हैं और चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे और एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि पाइथन में फॉर लूप या व्हाइल लूप के साथ भी हम लोग एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। कौन सा एल्स ब्लॉक? जो हम लोगों ने इफ एल्स में पढ़ा था, तो एल्स विथ लूप। ठीक है, तो फॉर एक्स इन रेंज, अब मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं कि कौन सा सीक्वेंस जनरेट होगा कौन सा नहीं। प्रिंट एक्स एल्स प्रिंट इनसाइड एल्स ब्लॉक। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर जो है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से काम करेगा। मतलब रेंज एक सीक्वेंस जनरेट करेगा, फॉर लूप उसको प्रिंट करेगा 0 से लेके 9 तक, क्योंकि मैंने एंड वैल्यू 10 दिया हुआ है जो कि एक्सक्लूसिव होता है, तो उसको नहीं लेंगे, उसका इमीडिएट लेसर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और एल्स क्या करता है? जब फॉर लूप का लिमिट रीच हो जाएगा और फॉर लूप एंड हो जाएगा, तो एल्स के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब 9 तक प्रिंट हो गया और फॉर लूप खत्म हो गया, तो एल्स के अंदर का चीज
इंप्लीमेंट हुआ इनसाइड एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो ऐसे जो एल्स ब्लॉक है ये ऐसे रैंडम चीज प्रिंट करने के काम नहीं आता। अगर आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका वैल्यू आपको फॉर लूप एंड होने के बाद क्लियर करना है, रीसेट करना है, तो उस तरीके की चीजें हम लोग एल्स ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं कि क्या क्या हुआ। आज हम लोगों ने पढ़ा रेंज के बारे में। रेंज में कौन सी वैल्यूज मैंडेटरी हैं, कौन सी वैल्यूज मैंडेटरी नहीं है, कौन से वैल्यूज का डिफॉल्ट वैल्यू क्या क्या होता है, जैसे स्टार्ट का वैल्यू 0 होता है, स्टेप का वैल्यू 1 होता है, कौन से वैल्यूज को हम लोग स्किप कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। स्किप करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, स्किप ना करने से किस तरीके से चीजें काम करती हैं, कौन सी वैल्यूज एक्सक्लूसिव है, मतलब स्टार्ट जो है वो इंक्लूसिव है, एंड जो है वो एक्सक्लूसिव है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फॉर लूप में रेंज कैसे इस्तेमाल किया सकता है और उनके वैल्यूज को कैसे करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर। और उसके बाद लास्टली हम लोगों ने देखा कि फॉर के साथ एल्स स्टेटमेंट का किस तरीके से यूज होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नई नई कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो जरूर से कमेंट कीजिए। हमारे चैनल कोड लेकर को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।